देख सकते हैं। तो यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जो अलग अलग ढंग से पूछा गया था, एक बार पूछा गया था, यदि सिंपल आपके पास पूछा जाता है कि सिद्ध की प्रथम कोटि के लिए वेग व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो वेग व्यंजक तो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल जो हमने कल बताया था, कौन सा वाला बताया था, यहाँ पर k इज इक्वल टू वेग स्थिरांक 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर क्या था, log 10 बेस में था, और यहाँ पर था आर नोट बाई आर, यानी कि एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक है ना, या आर नोट अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें बेटा इसमें, तो ये एक्टिव मास ऑफ आर नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर हो जाएगा। ये किसके लिए था, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए था, ठीक है ना। तो यदि सिंपल आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो तब आपको इस प्रकार से लिखना है इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। और यदि वो अलग अलग प्रकार से, तो ये निकालना आ जाएगा, ये वाला निकालना आ जाएगा बेटा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला निकालना आ जाएगा या नहीं आएगा। एक बार फिर तो नहीं बताना। हाँ ना तो बोल दो बेटा, बताना या नहीं बताना। आरुषि बेटा, ये सॉरी आयुषी, फिर बताना बेटा इसको। कैलाश, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को। सर एक बार फिर से बताओ। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था, है ना। इसमें देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यदि समझ में नहीं आया तो एक तो हमारे पास ये है, इसी के आधार पर तीन प्रकार से और निकाले जा सकते हैं, है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि सिंपल पूछता है वेग व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको यही करना, पहले वाला, है ना। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रथम, क्योंकि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल रहे हैं बेटा, है ना। और रिएक्टेंट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले वेग निकालना होता है। तो वेग हम दो प्रकार से निकालते हैं। तो वेग किस प्रकार से आ जाएगा, यदि वेग बराबर, यहाँ पर वेग इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आ सकता है, इसका इसको हम माइनस कर लेंगे, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर लेंगे, यानी कि क्या आएगा, माइनस क्या हो सकता है, डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब जब ये वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। दूसरा वेग किस प्रकार से आएगा, वेग बराबर हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ आर, और इसकी जो पावर होगी बेटा, वो स्मॉल एन होगी। वो क्या होगी, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, यहाँ पर कोटि है, क्योंकि कोटि को हम देखते हैं, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पर होगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा इसमें, के, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ आर की पावर वन, इस प्रकार से आएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये वाला वेग भी और ये वाला वेग, दोनों एक ही जैसे, तो हम वेग बराबर क्या निकाल सकते हैं, तो यदि हम देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस डी और एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन क्या आएगा, डी टी, और इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, के, और ये आएगा एक्टिव मास ऑफ आर। क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, इसलिए हमने इस पे पावर वन लगा दी। क्या लगा दी इसमें, पावर वन लगा दी। अब हमने क्या करना बेटा, देखो, जब ये आ जाएगा, तो हम इसको, ये आर को इस तरफ ले सकते हैं, और माइनस को इस तरफ, और डी टी भी इस तरफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल हमारे पास आएगा, डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन
एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के डी टी। इस प्रकार से आ जाएगा। अब जब ये वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें हम इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे। तो समाकलन हमेशा ध्यान रखना, समाकलन किस प्रकार से आएगा, जब हम इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन किस प्रकार से आएगा, इस पे हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, है ना, एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक है ना, इस प्रकार से आएगा। तो इसमें क्या होना है, इसमें किस प्रकार से आएगा बेटा, देखो इज इक्वल टू माइनस के, और यहां ये आएगा डी टी, इन पे दोनों पे समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। जब ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा, तो तब हम क्या करते हैं, इसका यदि समाकलन निकालते हैं तो वो क्या आता है, लेन, यहां पर आता है बेटा लेन, और यहां होगा एक्टिव मास ऑफ, क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ आर, ये लिन के फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। और इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के, और यहां पर ये समाकलन निकालेंगे इसका तो टी हो जाएगा, और इसमें आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, आई हो जाएगा। तो अब हमें एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं, ये इक्वेशन एक मान लो, ठीक है ना, इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर वन, ठीक। यहां पर क्या करना है, फिर इसके बाद हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं। यहां पर क्या कर आएगा कि मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है बेटा, जब कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है, शुरू होती है, तो उस समय क्या होगा, जो अभिकारक की मात्रा होगी, एक्टिव मास ऑफ आर होगा, वो क्या होगा, आर नोट होगा, प्रारंभिक मात्रा होगी इसकी। अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, प्रारंभ नहीं हुई है, तो टी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो वहां पर एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू आर नोट हो जाएगा। क्लियर। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, इस वाली इक्वेशन में यदि हम इसको रखते हैं तो क्या होना चाहिए, देखो यहां पर आएगा हमारे पास, ये आएगा लेन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आर नोट हो जाएगा, ठीक है ना, लिंक आर नोट हो जाएगा, और प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर आएगा के टी, ठीक है ना, और के टी की जगह क्या होगा, के टी की जगह क्या आना चाहिए बेटा, टी की जगह आएगा शून्य, और प्लस आई, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे इसमें, यदि हम इसमें इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, लेन एक्टिव मास ऑफ आर नोट इज इक्वल टू प्लस आई, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होना है, जब ये इक्वेशन आ जाएगी तो इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख लेंगे। चलो इसको इक्वेशन नंबर दो मान लो, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर दो, ठीक है ना। जब इक्वेशन नंबर दो मान लेंगे तो ये क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर दो की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस एक में रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा लेन और एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, इस पे क्या होगा साथ साथ में, यहाँ पर आएगा माइनस के इंटू टी, और प्लस आई की जगह आर नोट, लेन सॉरी, लेन आर नोट हो जाए, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें क्या करना हमने, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस के टी की जो वैल्यू है इसको हम इस तरफ ले लेंगे, और इसको इस तरफ ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, देखो इसको इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा तो के टी हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, लेन एल एन आर नोट पहले से है, देखो एल एन आर नोट क्या है बेटा, एल एन आर नोट हमारे पास है, और ये प्लस में है, इसमें इधर रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, एल एन, और ये होगा एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक है ना। तो जब ये वैल्यू होगी, इस वैल्यू के आधार पर अब हम क्या निकाल सकते हैं, के का मान निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, के टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, लेन, और ऊपर की तरफ होगा एक्टिव मास ऑफ आर नोट अपॉन आर, एक्टिव मास ऑफ आर, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे,
इस वैल्यू में हम क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर आएगा k, तो k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा, और यहाँ पर ln होगा, और एक्टिव मास ऑफ r नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ r। देखो बेटा ये है लेन में वैल्यू, किस में है, लेन में। तो जब लेन में वैल्यू है, ln में वैल्यू है, उस ln की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यदि हम ln की वैल्यू को देखेंगे तो क्या होना चाहिए, देखो ln की वैल्यू जो हमारे पास होगी, जब हम ln को log में कन्वर्ट करेंगे, ln को किस में करेंगे, log में, तो log 10 बेस में करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 2303 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, k इज इक्वल टू 2303 अपॉन t हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा ln, और ये होगा एक्टिव मास ऑफ r नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ r। ये वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये हमारे पास जब साधारणतः हमें क्या निकालना होता है, अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि के लिए वेग समीकरण निकालना हो तो इस प्रकार से निकाला है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन को चेंज कर देता है, और ये क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इसी को क्या करता है, चेंज कर देता है। चेंज किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रकार से चेंज आ सकता है, यहाँ पर यदि हम चेंज को देखेंगे तो चेंज किस प्रकार से करता है, जैसे माना सपोज, देखो बेटा किस प्रकार से हो सकता है, वो कहता है कि k इज इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, k इज इक्वल टू 1/, ये एक बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, T2 माइनस T1 ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पर ln लिखा हुआ है, ln, और फिर लिखा हुआ है एक्टिव मास ऑफ R1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R2। ये सिद्ध करने के लिए आया हुआ, ये सिद्ध करना आपको, तब आपको यही करना होगा। इसके लिए कुछ स्टेप तो सेम है, कुछ स्टेप क्या है बेटा, सेम है। जैसे मान लीजिए हमने अभिकारक लिया, फिर उसी स्टेप में चलते हैं, अभिकारक लिया और ये किस में चेंज हुआ, ये बना प्रोडक्ट, उत्पाद बना है। तो फिर हमने क्या करना है, पहले वेग निकालना है। तो वेग हम कैसे निकालते हैं, वेग दो कंडीशन में निकालते हैं। यहाँ पर जो अभिकारक पदार्थ है, इसको विलुप्त होने की दर को दिखाते हैं, तो माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, ये हो गया। एक तो वेग ये हो जाएगा। दूसरा वेग हम कैसे निकालते हैं, वेग जो अभिकारक की जो सांद्रता है, उस उसको क्या करेंगे, उसको एक घात लिखेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल रहा है, तो एक घातांक हो जाएगा। तो यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ आर, और इसकी पावर एन हो जाएगी, और एन इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो हम क्या करेंगे, के, और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ आर, और इसकी घात हो जाएगी एक। एक को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कुछ इसको न भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू को हम बराबर मान लेते हैं, तो हमारे पास आया माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर, देखो सेम है वैसे ही जैसे हम पहले किया था, अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, के, और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ आर। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम क्या करते हैं, इस आर को हम नीचे ले लेते हैं और डी टी को ऊपर ले लेते हैं। आर को क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे, और डी टी को ऊपर ले लेंगे। ऐसी दशा में क्या होगा फिर, हाँ बेटा प्राची कुछ कह रही है, बोलो बेटा प्राची। सर आवाज नहीं आ रही था। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, और बच्चों का आ रही आवाज, आ रही बेटा, अन्य बच्चों को आवाज यस आ रही, सर। अन्य बच्चों को आवाज आ रही है ना, कोई बात नहीं, इसको ऐसा करेंगे बेटा ना, जिसको यस आवाज नहीं, सर।
जिसको आवाज नहीं आ रही है उनको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, तो आप देख लेना एक बार कोशिश करके दोबारा से, है ना, क्योंकि ये आप लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ, तुम बोलो तो एक बार बेटा, प्राची बोलो। क्या पूछना चाह रहे थे? प्राची पूछो बेटा, एक बार माइक ऑन करो। माइक ऑन करो बेटा। एक मिनट बेटा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम लिख करके भेज देना मुझे क्वेश्चन। प्राची लिख करके भेज देना, तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है, कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक। तो देखो बेटा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये समाकलित वेग स्थिरांक निकालने के लिए है ना। तो समाकलित वेग स्थिरांक प्रथम कोटि के लिए दूसरे टाइप से इस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनर पूछ सकता है ना। इस प्रकार से पूछ सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए। तो अब क्या करना है, यहां पर जब इस टाइप से आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे इसमें, यहां से जो dt की वैल्यू है, ठीक है ना, जो dt की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। देखो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर होगा तो dt यहाँ आ जाएगा और फिर r यहाँ ले लेंगे और माइनस भी इधर ले लेते हैं। तो ये सेम स्टेप है कि एक्टिव मास ऑफ डी आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ r, ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस के डॉट डी टी, इस प्रकार से आ जाएगा। जब ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं इसका, फिर वही क्या कर लेंगे, यहाँ पर जब ये वैल्यू आएगी फिर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन, है ना, समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पर क्या होगा, जब हम इसका समाकलन करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समाकलन। तो समाकलन में क्या होगा, यहाँ पर आएगा डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर और इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, माइनस के और यहाँ आएगा डी टी। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। तो समाकलन करने पर क्या स्टेप आएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएंगे बट वो किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आएगा ये लिन हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ आर होगा और इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा माइनस तो रहेगा ही, के और टी और प्लस आई हो जाएगा। जब ये इक्वेशन आ जाएगा तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर क्या करना है, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा। जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, तो जो आर होता है बेटा वो प्रारंभिक वेग के नाम से प्रारंभिक सांद्रता होती है, ये देखो प्रारंभिक सांद्रता मानी जाती है। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें आएगा, इसकी वैल्यू को लेन आर हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आई की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू होगी, सॉरी आई टी, यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा और प्लस आई हो जाएगा, ये आर नोट हो जाएगा। तो ये बराबर क्या होगा बेटा, देखो लेन जो है एक्टिव मास ऑफ आर नोट इज इक्वल टू प्लस आई। यहां तक तो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसमें रख देंगे फर्स्ट में। तो जैसे फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर होगा लेन, देखो यहाँ से चेंज होना बेटा, इसमें यहाँ पे से चेंज हो जाएगा, तो लेन एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, माइनस के टी, और फिर क्या आएगा, प्लस ये आ जाएगा लेन और आर नॉट। बस यहां से चेंज होना है, इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे से चेंज होना है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 मान लो। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करने, क्या चेंज करना है, यहाँ पर हमने लेना है कि टाइम टी पर, यदि हम टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, जो टाइम होगा वो t1 होगा, यहाँ पर टाइम क्या होगा, t1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो r था हमारे पास, जो r होगा वो r क्या मान लेंगे, r बराबर हमारे पास r1 हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ r। ऐसी दशा के लिए ये वाली इक्वेशन क्या होगी, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेन, ठीक है ना, लेन, यहाँ पर होगा एक्टिव मास ऑफ r1, ठीक है ना, और फिर क्या होना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा k माइनस के, और T1 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, T1, क्योंकि T1 टेम्परेचर है ना, और प्लस क्या आएगा, इसमें कोई परिवर्तन, प्रारंभिक सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो लेन एक्टिव मास ऑफ आर, ये हमारे पास क्या होगी, ये इक्वेशन नंबर कौन सी वाली हो जाएगी बेटा, अखिल सेमवाल दूसरी बार जुड़ रहा है बेटा, अखिल, अखिल सेमवाल जुड़ा बेटा। चलो, अब देखो बेटे ये आर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं कि t बराबर t2 ले लेते हैं, t बराबर क्या लेंगे, t2, टाइम t2 लेते हैं, टाइम t2 पर क्या होगा, तो जो हमारे पास एक्टिव मास ऑफ r होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ r2 हो जाएगा, ठीक है ना, r2 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो ये होगा लेन, और यहाँ क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ r2, और इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के t2, और प्लस क्या आएगा, ये आर नोट ही रहेगा बेटा, है ना, ये होता बार बार ज्वाइन करने से बच्चे ध्यान इधर उधर हट जाता है, यहाँ आर नोट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 होगा। अब हमने दो इक्वेशन बना ली, हमने क्या करना है, इन इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई, इन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम कर देंगे, यानी कि 4 माइनस 5, इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 पे क्या है, देखो यहाँ पर पहला स्टेप है इसका, लेन एक्टिव मास ऑफ r1, ठीक है ना, ये देखो एक्टिव मास ऑफ r1 माइनस क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लेन एक्टिव मास ऑफ r2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो इक्वल का चिन्ह आएगा, यहाँ पर ये है माइनस के t1, माइनस के t1, ठीक है ना, फिर क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा इसमें, क्योंकि माइनस होनी इक्वेशन, फिर क्या आएगा, माइनस के टू टू, है ना, के t2, और ये वाला क्या होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस में, है ना, ये वाली इक्वेशन बचती है हमारे पास। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो लेन है ln, वो इसको लिखा जा सकता है एक्टिव मास ऑफ r1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ r2, और इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर क्या होना है, इस चिन्ह बदलना है, चिन्ह कैसे बदल जाएंगे, ये तो माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, तो प्लस वाला हम पहले लिखेंगे, देखो माइनस, ये अंदर प्लस होगा, ये भी अंदर माइनस है ना, ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस दूसरे को माइनस कर देगा, है ना, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस के t1, और प्लस का चिन्ह आ जाएगा के t2, ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम इस प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे, तो यहाँ पर आएगा लेन, और ये होगा बेटा एक्टिव मास ऑफ r1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ r2, और इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ माइनस, अब देखो ये k22 पहले ले लो, k t2
माइनस KT1। इसमें फिर क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। कॉमन कौन सा आएगा इसमें, इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा K। कॉमन क्या आएगा, K की वैल्यू आ जाएगी। तो K हमारे पास कॉमन आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेन, और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ R1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R2, और यहाँ पर इज इक्वल टू K कॉमन ले लिया, और ये आ जाएगा T2 माइनस T1। जो K का साथ वैल्यू है बेटा वो यहाँ बटे में आ जाएगा, है ना। ये तो हम बटे में ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा K इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, ये तो इधर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है ना, इस वैल्यू को हमने इस तरफ ले लिया यहाँ बटे में, है ना। और यहाँ पर लेन, और ये क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ R1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R2। इस टाइप से आएगा। सिर्फ हमें परिवर्तन यहां से करना है, इस वाले इक्वेशन से हमें परिवर्तन करना, बाकी सेम वैसे है जैसे हमने पहले किया। ठीक है ना, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार से वेग व्यंजक निकल आए। क्लियर। अब एक स्टेप और है बेटा इसमें, एक और है, जब हम क्या निकालते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को निकालते हैं, एक तरीका और भी है इसमें। ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक कंडीशन और है, चलिए इसमें ब्लैंक पेज देखते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर एक और स्टेप है बेटा, ये पूछे गए, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये भी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक, है ना। और उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि R इज इक्वल टू, देखो एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ R, और यहां पर क्या कर रखा है, R नोट E की पावर माइनस KT कर रखा है। ये वाला सिद्ध कर, ये वाला लेके आना। ये थोड़ा सरल है, सरल किस फॉर्म में, ऊपर से तो सेम कंडीशन है, जैसे हम क्या करेंगे, पहले रिएक्टेंट लेंगे, अभिकारक लेंगे, और एक इसमें परिवर्तित होगा प्रोडक्ट में। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर वेग निकालना है। तो वेग आपको आता है निकालना, वेग बराबर क्या होगा, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt। एक तो ये होगा, दूसरा वेग हम निकालते हैं, तो वेग बराबर क्या आएगा, जो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ जो अभिकारक है उसकी सांद्रता, और उसकी घात क्या होगी, एक होगी, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो एक लिख लेते हैं। यहाँ पर n होता है ना, तो हम एक लिख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, इज इक्वल टू K, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ R। सेम वैसे है बेटे जैसे हमने पहले किया था। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन क्या आ जाएगा, dt हो जाएगा, और इस इक्वल टू यहाँ पर होगा K, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ R। जब ये वैल्यू आ जाए, फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इसको परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कैसे करेंगे, dt को इधर ले लेते हैं, R को इधर ले लेते हैं, और माइनस को इधर ले लेंगे। यहाँ क्या होगा, d एक्टिव मास ऑफ R अपॉन एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू माइनस K dt। ये स्टेप तो सेम है, ठीक है ना, यहां तक आगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करने पर, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन करने पर इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस K और dt। इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन के लिए हम क्या लगाते हैं, समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। तो जब इसका समाकलन होता है, तो ये यहाँ पर क्या आता है, ये आता है लेन, और ये होगा एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, और ये क्या आएगा, के होगा, और एक इसका समाकलन करते बेटा तो क्या आता है, टी आता है, और प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें आई लिख रहा हूं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर क्या करना बेटा, जब ये आ जाएगा, इसके बाद इस वैल्यू को में क्या करेंगे, हमने यदि टाइम इज इक्वल टू 0 हो,
उस दशा में क्या हो जाएगा, जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, जो सांद्रता होती है वो क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता के बराबर मानी जाएगी। ठीक है ना। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा ln एक्टिव मास ऑफ आर नोट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, k माइनस के इंटू टी का मान 0 होगा और प्लस क्या होगा, i। तो इससे निकलता हमारे पास लेन एक्टिव मास ऑफ आर नोट इज इक्वल टू प्लस i। जब ये वैल्यू आ जाए बेटा, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या निकल के आता हमारे पास, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लेन, ये एक्टिव मास ऑफ आर है, ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस इसकी जगह क्या आएगा, लेन और आर नोट आएगा। बस जब ये वैल्यू आ जाए बेटा, इस वैल्यू में हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, इसको हम परिवर्तित कर देंगे। किसको परिवर्तित करना है, इसको इधर की तरफ लेते हैं। इस बार इसको लेते हैं, माइनस वाले को नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लेन और ये होगा एक्टिव मास ऑफ आर माइनस लेन और एक्टिव मास ऑफ आर नोट, ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक हो गया। अब इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, लॉग के फॉर्म में, एल एन और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन, क्या आ जाएगा बेटा इसमें, बटे में आएगा आर, एक्टिव मास ऑफ आर, ये बराबर क्या होगा, माइनस के टी होगा। बस जब ये स्टेप मिल जाए बेटा आपको, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर एक लाइन लिखनी है, इन दोनों का क्या लेना है, लघु गुणक लेना है, प्रति लघु गुणक दोनों तरफ। यहां पर हम लिख सकते हैं, ये दोनों तरफ, दोनों तरफ प्रति लघु गुणक लेने पर, एंटी लॉग बोलते हैं इसको, है ना, प्रति लघु गुणक लेने पर, ठीक है ना, लेने पर। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो इस सीधे के सीधे वही इक्वेशन हमारे पास आ जाती है बेटा। कौन सी इक्वेशन, जो हमने अभी तक देखी, कौन सी इक्वेशन में, यानी कि सीधे इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। जब दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर होगा एक्टिव मास ऑफ आर और इज इक्वल टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ आर नोट, ठीक है ना, और ई की जो पावर होगी वो होगी माइनस के टी। बस इतना लिखना आप, ये इक्वेशन इस टाइप से जाएगी। तो ये तीन प्रकार से बेटा, तीन प्रकार से हम क्या पूछे जाते हैं, इस वेग, समाकलित वेग निकालने के लिए प्रथम कोटि के लिए तीन प्रकार से निकाला जा सकता है। तो ये तीसरे प्रकार से, और बाकी दो प्रकार में, इसमें इस वाले में सीधे लिखा होगा समाकलित वेग सिद्ध कीजिए, ये प्रथम कोटि के लिए ये वाला वेग, ठीक है ना। दूसरा वाला इससे पहले था, वो भी सिद्ध करने के लिए आएगा ये वाला। ये दोनों यदि इक्वेशन लिखी हुई हो तो तब आपको इस तरह करना है, अदरवाइज क्या करना है, जो सिंपल जो पहले वाला हमने बताया उसी को करना है, ठीक है ना। जैसे सिंपल क्वेश्चन आता है कि समाकलित वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, जैसे इस समय पूछा हुआ था 2000, देखो मैं प्रथम कोटि 2018 में यदि देखें, 2018 का पेपर मेरे पास है, उसको मैं बता रहा हूँ 18 में किस टाइप से पूछा हुआ है। ये लिखा हुआ बेटा इन्होंने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल वही करना है जो पहले वाला, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन दूसरा नहीं दिया हुआ है। 2018 में इस टाइप से पूछा हुआ है। यदि हम 19 में देखें तो 19 में क्या पूछा हुआ क्वेश्चन, 2019 के पेपर में देखते हैं तो 19 में जो इससे संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक साल आता है, ऐसा नहीं कि एक बार आएगा, पर लगभग लगभग ये लिखा हुआ है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। इसमें भी सिंपल पूछा हुआ है, तो आपको समाकलित वेग शून्य कोटि का पूछा हुआ है। 2020 में यदि देखें तो 2020 में इन्होंने क्या इस प्रकार से पूछा होता, एक मिनट 2020 का देखता हूँ, इसमें भी लिखा हुआ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एकीकृत दर व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए।
है ना? ये इस टाइप से पूछा हुआ है। अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण दीजिए और आणविकता से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है ना? पर ये व्युत्पन्न यदि हम देखेंगे तो इसमें व्यंजक की व्युत्पत्ति के लिए एक ही पूछा हुआ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एकीकृत दर व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है ना? तो सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इससे पहले 2-3 बार इस टाइप से पूछा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। हो सकता है कभी इस टाइप से पूछ लो क्वेश्चन, है ना? उसके बाद 2000 ये है 22 का पेपर, है ना? तो 22 में इन्होंने 22 में क्वेश्चन पूछा था बेटा इसमें। हाँ, 22 में तो थोड़ा चेंज करके पूछा हुआ था। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये कारक पूछे हुए, है ना? और इसमें न्यूमेरिकल है। वेग स्थिरांकों की इकाई से अभिक्रिया की कोटि को पहचानिए। ये दे रखे हैं, उनके फॉर्मूले दे रखे हैं, उससे हमें इकाई पहचाननी थी कि कौन से कोटि की अभिक्रिया है ना? जैसे दो दे रखे हैं, जैसे माने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से पूछे हुए हैं इन्होंने। एक है मोल, लिखा हुआ मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक तो ये पूछा हुआ है, और दूसरा पूछा हुआ, ये पहले वाला ये पूछा हुआ, दूसरा वाला पूछा हुआ सेकंड इनवर्स। ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी और ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, ये पूछा हुआ है। कौन सी कोटि की होगी बेटा, ये तो तुम बता ही दोगे। 22 में पूछा हुआ है। और यदि हम फिर उसके बाद 23 में देखेंगे तो 23 में फिर वही पूछा हुआ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है ना? सिंपल वही क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद यदि हम 23 का देखेंगे तो 23 का जो बैक पेपर आया था, 23 में जब बैक पेपर हुआ था पहली बार, ठीक है ना, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको किस प्रकार से आएंगे। ठीक है ना? इसमें पूछा हुआ है आ, रासायनिक अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसके वेग को, ये तो हमारा भी टॉपिक भी चलेगा इसमें, वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। ठीक है ना? किन किन कारकों से अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद जो 2024 में बेटा, 2024 में भी इन्होंने, मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए किस प्रकार से हमें करना है ना। ये देखो, शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ पर भी उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा है शून्य कोटि के लिए। फिर 24 का जो बैक पेपर था, इसमें पूछा गया क्वेश्चन, ये नोट भी कर लेंगे आप लोगों को, है ना? चौबीस में 24 में ये अनुच्छेद वाला पूछा था, उसमें पूछे थे 4 क्वेश्चन। अभिक्रिया को कोटि से आप क्या समझते हैं, वेग नियम क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखिए। और वेग व्यंजक ये लिखा हुआ है आर, वेग व्यंजक लिखा हुआ वेग बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ के, और इसके पावर लिखा हुआ है एक्टिव मास ऑफ ए, और इसकी पावर है 5/2, 5/2, और बी की पावर 0 लिखी हुई। ठीक है ना? वाली अभिक्रिया में कोटि बतानी है इनमें, तो कोटि क्या होगी। ठीक है ना? इस प्रकार से बेटा मैंने आप लोगों को बताया कौन से 2024 तक, है ना? 25 और 26 को मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, इस टाइप से आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गया, सभी को आ गया होगा। तो आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार। यदि नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोगों को और बता दूंगा। ठीक है।